So welcome back once again. So in previous chapter we have studied about work done. We have started the chapter thermodynamics. हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग ने बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हम लोग ने किया था. बेसिक डेफिनेशंस किया था. कुछ हम लोग ने टर्म्स पढ़े थे जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ प्रोसेस पढ़े थे. ऐसा हम लोग ने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे. उसके बाद हम लोग ने कुछ डिराइव किया वर्क डन का. वर्क डन हम लोग ने पढ़ा था. ठीक है. वर्क डन में हम लोग ने क्या पढ़ा था भाई? पिछले बार में हम लोग ने प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ा था. मतलब dW इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये हम लोग ने पढ़ा था. मैक्सिमम वर्क पढ़ा था हम लोग ने. मैक्सिमम वर्क क्या था भाई? -2.303 NRT log V2 बाई V1, या फिर इसके जगह पे हम लोग ने P1 बाई P2 डाला था. अच्छा, ये कौन से टाइप का वर्क था? ये था हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन था. अच्छा, अभी वर्क डन ये तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग का ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम के लिए ठीक है इतना. लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं नीट लेवल की बात करूँ या फिर जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल की बात करूँ या फिर एम्स लेवल की बात करूँ, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग को कम यूज होगा. फॉर एग्जांपल आपको आइसोथर्मल के जगह पे एडियाबेटिक दे दे तो एडियाबेटिक एक्सपांशन दे दे. एडियाबेटिक में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दे दे तो क्या होगा? उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पूरा. तो हम लोग आज डिराइव करने की कोशिश करेंगे एडियाबेटिक का. आज हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी. इतना आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो ये पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में जो हम लोग ने इक्वेशन किया था उसका एक सम भी कर लेते हैं जरा. तो ये एक सम है जिसमें हम लोग को दो सम सॉल्व हो जाएंगे. एक तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी और एक मैक्सिमम वर्क भी डन हो जाएगा. ठीक है. कंसीडर यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. मतलब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हीटेड हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे. ठीक है. फ्लैम टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक. तो ये हम लोग का एक टेम्परेचर दिया T1 और T2. ठीक है. अच्छा, कैलकुलेट द वर्क डन पूछा इसमें. पहले हम लोग ए के लिए देख लेते हैं. ए के लिए क्या दिया हम लोग को? वर्क डन पूछा ना. कैलकुलेट द वर्क डन पूछा. तो वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर? तो जैसे मैंने बता रहा था कि ये हम लोग को पूरा गैस दिया हुआ है, हम लोग को एक्सपांड हो रहा है. तो अगर हम लोग को मालूम है कि W का फॉर्मूला क्या है भाई? PdV. इतना तो हम लोग को मालूम है. और वो भी माइनस है, माइनस PdV है हम लोग को, इतना मालूम है. अच्छा, dV हम लोग को वॉल्यूम बताया ना. वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1. ये तो मैं लिख ही सकता हूँ. अच्छा, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये आइडियल गैस है ना. तो यहाँ पे वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है हम लोग को, कैसे सॉल्व करेंगे फिर? तो अगर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT. तो मैं V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? NRT अपॉन P. Here the P is constant, therefore temperature is variable. इसको V1 की जगह पे T1 लिख सकता हूँ, V2 की जगह पे T2 लिख सकता हूँ. तो इसमें पुट करते हैं हम लोग. V2 की जगह पे क्या लिखोगे? N तो 1 ही है, तो N का टेंशन नहीं. RT1 अपॉन P माइनस RT2 अपॉन P. इतना समझ गया? R और P यहाँ पे कॉमन है, तो माइनस P R अपॉन P.
और ये T1 क्या है, T2 माइनस T1 है, सॉरी ये T2 माइनस T1 है। T2 यहाँ पे क्या दिया, 100 माइनस 0, या फिर 273 माइनस 373 माइनस 273 ले लो, तभी भी 100 ही आएगा आंसर। PP गेट कैंसल बिकॉज here P is constant, therefore we take common, तो PP गेट कैंसल, we are left with minus R into 100, minus R into 100, this is our work done। now अभी वर्क डन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट हम लोग को वैल्यू क्या आएगा, तो दैट डिपेंड अपॉन आर की वैल्यू। अगर आर की वैल्यू कैलोरीज में है तो 2 कैलोरीज लेना पड़ेगा हम लोग को आर की वैल्यू। आर की वैल्यू अगर जूल की, अगर डब्ल्यू की वैल्यू अगर जूल में चाहिए तो हम लोग को लेना पड़ेगा 8.314। आर की वैल्यू अगर अर्ग में चाहिए तो 8.314 इंटू 10⁻⁷ लेना पड़ेगा। अगर आर की वैल्यू लीटर एटीएम में चाहिए तो 0.0821 करना पड़ेगा। इतना हम लोग को समझ गया। तो आर की वैल्यू पे डिपेंड कर क्या करता है, वर्क का वैल्यू क्या आएगा। तो क्या करोगे आप लोग, ये चारों की वैल्यू एक बार पुट करोगे और देखोगे वर्क डन की वैल्यू क्या आ रहा है। डब्ल्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू पुट करोगे, आप देखोगे क्या आ रहा है। जैसे कि मैं सबसे सिंपल कर देता हूँ कैलोरीज वाला। डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू कितना होगा भाई, 200 कैलोरीज, माइनस 200 कैलोरीज आएगा। तो 200 कैलोरीज वर्क डन हो गया यहाँ पे, समझ गया। तो आप ऐसे ही आर की वैल्यू सब पुट करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक है, आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस दिया है, इसी में बी पार्ट ये दिया है, इफ गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल फ्रॉम ए 1 atm टू PT, तो इसमें कितना वर्क डन होगा। और वर्क डन, इफ वर्क डन इज सेम एज प्रीवियस, वर्क डन सेम जितना प्रीवियस हुआ था उतना ही हम लोग को करना है। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं। नाउ अभी इसमें हम लोग को क्या दिया, P1 दिया है 1 atm, और क्या दिया हम लोग को, P2 दिया है। P2 दिया है क्या, कैलकुलेट करना हम लोग को P2। अच्छा, यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस दिया ना, मतलब T दे दिया है, 273 दे दिया है। तो अभी हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वी है फॉर्मूला W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2, ये तो हम लोग को मालूम है फॉर्मूला। तो क्या करना है, वर्क डन हम लोग को पिछली बार कितना आया था, मान लो कैलोरीज में आया, तो कैलोरीज में आप लोग कितना रख दो, माइनस 200 इक्वल्स टू ये माइनस 2.303, ऐसे ही एन की वैल्यू तो 1 है, आर की वैल्यू ले लो 2 कैलोरीज, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, लॉग टू द बेस 10, P1 कितना दिया, 1 दे दिया है ना। तो आप इसको P1 अपॉन P2 ही रखो, अभी बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे। नाउ ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा कितना, -100 अपॉन, अरे माइनस माइनस भी गेट कैंसिल, हाँ, लॉग P1 अपॉन P2। नाउ इसको कैलकुलेट करना है पूरा, तो इसको पूरा कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके क्या करोगे, मान लो इसका वैल्यू आया x, ये सबका वैल्यू आया x, इक्वल्स टू लॉग P1 अपॉन P2। अभी क्या करोगे, लॉग को हटाना है मेरे को, तो एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग ऑफ x ले लो, मतलब ये जो पूरे वैल्यू का एंटी लॉग ले लो, इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। अभी P2 तो पता करना है, तो P2 को इधर लेके चले आओ, P1 अपॉन एंटी लॉग x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया। तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ये सिंपल है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। हम लोग को क्या दिया था, 1 atm दिया था, प्रेशर टेम्परेचर दिया था, प्रेशर 2 पता करना था,
वर्क डन का हम लोग ने फॉर्मूला लगाया और सिंपली कैलकुलेट कर दिया हम लोग ने। ठीक है, समझ गया? तो अगला कंसेप्ट पढ़े। चलो अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, एंथैल्पी। अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट हमारा रहेगा एंथैल्पी। व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी? एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच। एंथैल्पी का मतलब क्या आता है? एंथैल्पी का मतलब इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी। तो इट इज डिनोटेड बाय एच। अच्छा, अभी हम लोग एंथैल्पी पहले क्यों पढ़ रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग इसके बाद हम लोग को स्पेसिफिक हीट पढ़ना है, या फिर हीट कैपेसिटी पढ़ना है, या फिर मोलार हीट कैपेसिटी पढ़ना है। तो हम लोग को इसमें एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग एंथैल्पी का एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, बस एंथैल्पी क्या होता है जान लेते हैं, और एंथैल्पी को डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बस समझ लेते हैं कि एंथैल्पी होता क्या है। इट इज डिनोटेड बाय एच। तो एंथैल्पी का इक्वेशन क्या होता है भाई? एंथैल्पी रिलेटेड टू internal energy U and work done by following equation. इस इक्वेशन से रिलेट करता है। तो H इक्वल्स टू U प्लस PV। What do you mean by PV? This is nothing but pressure volume work ना, work done, this is nothing but work done, this is internal energy। हम लोग ने प्रीवियसली पढ़ा था internal energy, where H is enthalpy। अच्छा, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूं और एंथैल्पी चेंज की बात करूं तो क्या आएगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्योंकि यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वी वेरिएबल रहेगा। समझ गया? तो हम लोग ने एच इक्वल टू यू प्लस पी वी हम लोग को इतना मालूम होना चाहिए। तो अभी तक के लिए हम लोग को इतना बस मालूम चल जाए, फिर इतना मालूम चल जाए तो हम लोग कर सकते हैं कुछ भी। तो इतना हम लोग को बस इसमें मालूम होना चाहिए एंथैल्पी के बारे में, और एंथैल्पी को डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे ये पूरा आगे बढ़ेगा चैप्टर, वैसे हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे इसको, एंथैल्पी को। तो अभी तक के लिए ये समझ लो कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए एंथैल्पी के बारे में। अच्छा, ये तो लॉजिकल भी लगता है ना। एंथैल्पी का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? वर्क डन। इसका मतलब क्या है? टोटल एनर्जी किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। कितना मेरे पास एनर्जी था, कितना मैंने वर्क किया, वही हो गया मेरा टोटल एनर्जी। तो एंथैल्पी का मतलब क्या याद रखना है आपको? टोटल एनर्जी। ठीक है, और ये टोटल एनर्जी चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन को। वर्क डन को कौन सा? मैंने बोला ना बहुत सारे टाइप के वर्क डन होते हैं, तो हम लोग बहुत सारे टाइप के वर्क डन पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन। अगला टॉपिक हमारा है, अच्छा पिछली बार हम लोग ने बोला जैसे बताया था कि बहुत सारे टाइप के वर्क डन होते हैं, तो हम लोग ने कैसा पढ़ा था? रिवर्सिबल और आइसोथर्मल एक्सपांशन पढ़ा था। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन पढ़ा था। अभी हम लोग कंप्रेशन पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ये V1 है और ये V2 है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली यहाँ पे था और फाइनल यहाँ पे आ गया, कंप्रेस हुआ ना ये। तो कंप्रेशन के लिए क्या हम लोग बोलेंगे भाई? हम लोग ने उसमें क्या किया था? तो V1 से V2 गया था ना यहाँ पे, तो V2 से V1 आने में कितना लगा, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अभी इतना तो मालूम है कि dW क्या होता है भाई? माइनस पी डी वी। ये तो हम लोग ने डिराइव किया था। अभी इसमें क्या करना है? सेम dW को हम लोग को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है।
फ्रॉम 0 to W max, 0 to W max। और वॉल्यूम का V2 से V1 ना, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क ऑफ कंप्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to W max dW इक्वल्स टू माइनस, अब इसको P dV ले लो। dV कहाँ से, V2 से V1 तक ना, इसको इंटीग्रेशन करो। अच्छा अभी हम लोग को ये भी मालूम है कि तो P के जगह पे क्या रखोगे, nRT अपॉन V, तो ये भी इसमें पुट कर दो, 0 to W max माइनस ऐसे रहने दो, nRT dV बाय V, nRT कॉमन ले लो। अच्छा यहाँ पे V2 से V1 ना, ठीक है। अच्छा अभी इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dw बाय क्या होगा, w हो जाएगा, 0 to W max इक्वल्स टू माइनस, ऐसे ही माइनस ऐसे ही यहाँ पे रख दो। अच्छा यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे क्या, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वर्क कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। कंप्रेस हो रहा है ना, तो वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है ना, बाय सराउंडिंग, तो देयरफॉर ये पॉजिटिव आएगा। तो ये इसको हम लोग को nRT ऐसे रहने दो। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या होता है, ln x होता है, इतना हम लोग को मालूम है। तो dv बाय v क्या होगा, ln v होएगा, v2 से v1 तक। अच्छा यहाँ पे W max अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे W max ही बचेगा, इक्वल्स टू nRT ln v1 बाय v2। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सिंस ln v1 माइनस ln v2 होएगा, तो log a माइनस log b क्या होगा, log a अपॉन v हो जाएगा। इसको अगर 2.303 में कन्वर्ट कर दो, मतलब लॉगरिथमिक लॉग में, W max इक्वल्स टू 2.303 nRT log टू द बेस 10 v1 बाय v2। और v1 v2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, log to the base 10 P2 by P1। This is equation for reversible isothermal compression। समझ गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अभी आइसोथर्मल हुआ ना हम लोग का, अभी तो एडियाबेटिक बाकी है, तो एडियाबेटिक भी हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ गया। तो इसमें और उसमें बेसिक फर्क क्या था, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा था V1 से V2 तक, वहाँ पे एक्सपांड हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो V2 और V1 और V1 से V2, समझ गया। तो अगला कंसेप्ट पढ़े, इजी था। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नहीं हम लोग पढ़ेंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, एकदम थोड़ा पहले ये पढ़ लेते हैं, हीट कैपेसिटी। What do you mean by heat capacity? It is denoted by C, heat capacity is denoted by C। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आप लोग को फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of
any material by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और heat accompanied by any material at 2 different temperature। ठीक है, तो इसका सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होगा? मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे भाई? मैथमेटिकली इसको डिफाइन करोगे C इक्वल्स टू Q अपॉन T2 माइनस T1 और C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। Q क्या है? हीट, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज, तो ये क्या होगा हमारा स्पेसिफिक हीट। समझ गया? अच्छा, अभी यहाँ पे Q आया है, तो Q आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना हम लोग ने? क्या पढ़ा है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो एक बार और पढ़ लेते हैं। तो पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लो। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर हीट अकम्पनीड बाय एनी मटेरियल एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब T2 और T1 दो टेम्परेचर में कितना हीट अकम्पनीड हो रहा है, इसी को हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q आया है, तो Q हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग पढ़े तो इतना समझ गया ना, इसका डेफिनेशन लिख लेना, और हम लोग अभी पहले फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब जो हम लोग ने बनाया नहीं है उसको हम लोग बिगाड़ भी नहीं सकते। नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वन फॉर्म टू अनदर मतलब एनर्जी को हम लोग बना भी नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, बस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। चौथा, इफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी disappears, equivalent amount of energy in other form appears. Equivalent amount of energy in other form appears. Now मैथमेटिकली इसको कैसे बताएंगे? U इक्वल्स टू Q प्लस W। मतलब ये इंटरनल एनर्जी मेरे पास है, Q मतलब हीट और वर्क डन।
तो इंटरनल एनर्जी किसके किसके इक्वल रहता है, हीट और वर्क डन के इक्वल रहेगा। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ये भी हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहेगा इन अदर फॉर्म। ठीक है, इतना समझ गया अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका हम लोग ने मैथमेटिकल फॉर्म लिया था और इसी को हम लोग ने वर्क डन हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया है ना, माइनस पी डेल्टा वी। तो ये हम लोग को इतना मालूम होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग क्या बढ़ते हैं कि और जितने भी हम लोग के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। और अदर फॉर्म किस फॉर्म में, मतलब प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, सब प्रोसेस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ गया, मतलब एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैथमेटिकली U इक्वल्स टू Q प्लस W। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जब हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी तब समझेगा। ठीक है, तो इतना हम लोग इसको रफ कर देते हैं। नाउ फर्स्ट लॉ इन डिफरेंट फॉर्म। फर्स्ट लॉ इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब अलग अलग फॉर्म में हम लोग फर्स्ट लॉ कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी है ना। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूं आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग को मालूम क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा, Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, बिकॉज डेल्टा U इक्वल्स टू जीरो ना अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो अगर जीरो हो गया तो इसको इधर लेके चलो, P डेल्टा V इज नथिंग बट वर्क डन। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, हीट कांस्टेंट रहता है, Q कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो Q अगर कांस्टेंट हो गया तो W क्या बचेगा, मेरे को U क्या बचेगा, U इक्वल्स टू W और U इक्वल्स टू P डेल्टा V। समझ गया। नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे कोरिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर ये डेल्टा V कांस्टेंट रहा, अगर डेल्टा V कांस्टेंट रहा तो हमारा U इक्वल्स टू Q बचेगा। तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q, इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। इन विच डिफरेंट फॉर्म्स, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, समझ गए, इतना इजी था। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ समझ गए ना अच्छे से। नाउ अभी हम लोग हीट कैपेसिटी अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एंथैल्पी का आइडिया मिल गया है, इंटरनल एनर्जी का आइडिया मिल गया, तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते आगे। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन हीट कैपेसिटी नाउ। How can you define heat capacity? So heat capacity is denoted by C and it is nothing but Q upon delta T. Q upon delta T, no? Now, according to first law of thermodynamics, अभी हम लोग ने पढ़ा first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस P डेल्टा V। इतना तो हम लोग को मालूम है
नाउ अगर मैं बोलूँ या तो कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी at constant volume, heat capacity at constant volume. Then how can I define heat capacity at constant volume? So it is denoted by CV. Heat capacity at constant volume is denoted by CV. Therefore CV equals to क्या होगा? Q upon delta T. नाउ अगर मैं बोलूं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू. तो देयरफॉर सीवी क्या होगा हमारा? क्यू की जगह पर डेल्टा यू लिख दिया, तो डेल्टा टी तो ऐसे ही रहेगा ना. ये सब किसमें हो रहा है भाई? एक कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देयरफॉर कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे रख दो. नाउ अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम लिख रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल फॉर वेरी स्मॉल चेंज, नाउ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल चेंज इन डेल्टा यू. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? सी वी इक्वल्स टू डी यू ना अपॉन डी टी, एक कांस्टेंट वॉल्यूम. इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए. तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ना अगर मेरे पास प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम चेंज होएगा पक्का. ठीक है, तो इतना समझ गया. आगे बढ़ जाए. तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को मैंने क्या लिया? U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू रहता है. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये चेंज हो जाएगा जीरो, तो Q इक्वल्स टू यू बचेगा. Q के जगह पे हम लोग ने पुट कर दिया U. फॉर स्मॉल चेंज इन U एंड T हम लोग ने डेल्टा यू डी यू लिख दिया और डी टी लिख दिया. तो दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. समझ गए इतना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. नाउ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, heat capacity at constant pressure, it is denoted by Cp. denoted by Cp, इसको Cp से डिनोट किया जाता है. नाउ अगर मेरे को मालूम है इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, देन व्हाट इज वेरिएबल? V is variable. V is variable. समझ गया? ठीक है, आगे देखते हैं. तो हम लोग को मालूम क्या है कि C का ये फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन T. इतना तो हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है. नाउ अगर मैं Q की बात करूं, Q प्लस P डेल्टा V. Q की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं? P डेल्टा V. अच्छा, ये अगर P डेल्टा V इधर आ जाए तो U इक्वल्स टू Q प्लस W होता है ना. U इक्वल्स टू Q प्लस W. अच्छा, W क्या होता है भाई? माइनस P डेल्टा V. तो डेल्टा U अभी हम लोग ने पढ़ा ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इक्वल्स टू Q. 1 और ये 2 और ये डेल्टा T है. अभी इस 1 को 2 में कन्वर्ट कर, 2 में पुट कर दो इसको और Cp में डाल दो. तो Cp मेरा क्या हो जाएगा भाई? Q के जगह पे क्या लिख सकते हो आप? Q के जगह पे ये लिख सकते हो ना,
अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अभी हम लोग ने कुछ देर पहले हम लोग ने एक टर्म पढ़ा था एंथैल्पी, पी डेल्टा वी, ये हम लोग ने पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एंथैल्पी ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी इक्वल्स टू विच इज इन कांस्टेंट प्रेशर। नाउ अगर एक कांस्टेंट प्रेशर पे है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो इसको अगर मैं स्मॉल फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल चेंज क्या लिख सकते हो बताओ, ऐसा लिख सकते हो ना, सी पी इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। In this way we can define molar heat capacity at constant pressure and constant volume। समझ गया इतना अच्छे से। अभी हम लोग एक और टर्म पढ़ेंगे, एक और टर्म क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, क्या पढ़ेंगे अभी, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी और सीवी। सीपी और सीवी का क्या रिलेशन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। समझ गए इतना, आगे बढ़े अभी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इतना हो सब अच्छे से समझ गया रहेगा। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, अगला हम लोग का क्या रहेगा भाई, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो अगला कंसेप्ट क्या था भाई, रिलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब हम लोग को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ये भी हम लोग ने पढ़ा ना, Q प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू को इधर लेके चले आओ, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा ना, और डब्ल्यू को माइनस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, पी डेल्टा वी। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये आप लिख सकते हो, लिख सकते हो ना ये, ठीक है। नाउ इतना तो हम लोग को मालूम है। अच्छा, अभी हम लोग को Q का, डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या भाई, Q का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, अभी हम लोग ने पढ़ा ना, और C डेल्टा, C क्या हो जाएगा, देयरफॉर C Q, समझ गया। इसको आप CP ले लो कांस्टेंट प्रेशर पे। नाउ U का भी हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था अभी, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये डेल्टा U और ये डेल्टा Q ले लो। ये दो रिलेशनशिप हम लोग को मिले, ये फर्स्ट रिलेशन, ये सेकेंड रिलेशन। नाउ अगर मेरे पास दो अलग अलग प्रेशर है, तो दो अलग अलग प्रेशर है तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, इफ आई हैव टू डिफरेंट प्रेशर, तो देयरफॉर N1 RT and NRT2 ले लो, here cancel the number of moles S1, तो therefore P1 V1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, RT1 और RT2, तो अभी हम लोग ने लिख लिया। फिर तो अभी हम लोग इसमें सब में इसमें पुट करते हैं, इसमें सब हम लोग पुट करते हैं ना Q के जगह पे, तो Q के जगह पे आप क्या लिखोगे, Q इज नथिंग बट यही ना, और ये क्या है हमारा H है,
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे, डेल्टा क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी हो जाएगा ना। ये अभी हम लोग ने क्या किया, सीपी डेल्टा टी, ये इक्वेशन 1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा भाई, सीवी डेल्टा टी माई प्लस है ना, प्लस पीवी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, आर डेल्टा टी, क्योंकि T2 माइनस T1, पीवी की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर टी। तो मैं पूरा लिख के बताता हूँ एक बार और। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई, रिलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी, सीपी और सीवी का रिलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। नाउ अभी हम लोग को क्या मालूम है, सीपी क्या होता है भाई, क्यू डेल्टा टी, यही होता है ना, ये होता है क्या, तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसा है ना, हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, डेल्टा क्यू की जगह पे, डेल्टा यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सी वी डेल्टा टी, क्योंकि हम लोग को मालूम है फर्स्ट लॉ क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू मतलब पी डेल्टा वी, ये इसमें पुट कर दिए। अभी पुट करने के बाद हम लोग को क्या मालूम है, कांस्टेंट प्रेशर, मान लो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है यहाँ पे, हम लोग ने देखा, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू R डेल्टा टी हो जाएगा। क्यों, दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग ले रहे हैं ना, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे ले रहे हैं, तो मेरे को क्या मिलेगा ये, तो डेल्टा यू की जगह पे क्या पुट करोगे, डेल्टा क्यू की जगह पे क्या पुट करोगे, सी पी डेल्टा टी इक्वल्स टू ये सी वी डेल्टा टी हो जाएगा प्लस आर, ये आर हो जाएगा ना, और ये डेल्टा टी, डेल्टा टी गेट कैंसल सब जगह से, तो आई विल लेफ्ट विथ सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, तो ये सी वी को इधर लेके चले आओ, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी। नाउ एक और रिलेशन जो आपको बस याद रखना है, सी पी अपॉन सी वी, ये होता है गैमा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, सी पी अपॉन सी वी इक्वल्स टू गैमा। तो ये इतना अगर मालूम चल गया तो बहुत आगे का कंसेप्ट, आगे हम लोग वर्क डन जो पढ़ेंगे, एडियाबेटिक वर्क डन जो पढ़ेंगे, वो हम लोग को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हीट कैपेसिटी समझ गया, रिलेशनशिप बिटवीन समझ गया सीपी और सीवी का अच्छे से, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े अभी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एडियाबेटिक वर्क डन। क्या पढ़ने वाले हैं, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में भी हम लोग क्या पढ़ने, रिवर्सिबल एक्सपांशन, रिवर्सिबल और एक्सपांशन। चलिए हम लोग इसको एडियाबेटिक रिवर्सिबल वर्क डन पढ़ते हैं, और वो भी डिटेल में। अच्छा अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या भाई, एडियाबेटिक अगर वर्क डन का फॉर्मूला बताऊं तो यही है ना, U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है तो मैं क्या लिख सकता हूँ Q की जगह पे, क्योंकि एडियाबेटिक है तो Q क्या रहेगा, 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, और डेल्टा U को अभी हम लोग ने हीट कैपेसिटी में डिराइव किया था, तो ये क्या हो सकता है भाई,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गया? अच्छे से समझ गया ना इतना? तो ये आप लोग को इतना मालूम होना चाहिए, डेल्टा यू डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू हम लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक में क्यू जीरो रहता है, तो इतना वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहले इतना अच्छे से कर लो। तो अगला जैसे मैंने क्या बोला था, सीपी और सीवी का। नाउ एडियाबेटिक एडियाबेटिक वर्क ऑफ एक्सपांशन, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था? ये हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, इतना हम लोग ने पढ़ा था अच्छे से। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो अभी हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग को क्या मालूम है, एक इक्वेशन क्या मालूम है, डेल्टा यू मालूम है। अगर एडियाबेटिक है तो क्यू तो जीरो ही होने वाला है, डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा यू का भी हम लोग के पास फॉर्मूला है, तो डेल्टा यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग ने लिखा था ना, सीवी डी टी। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस पी ना। अच्छा, इसके पहले ये लिखने से पहले ये दो कि अगर ये बहुत स्मॉल चेंज है, फॉर स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल चेंज के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, पी डी वी लिख सकता हूं ना। डी यू का फॉर्मूला आप पुट कर दो, तो डी यू के लिए हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डी यू के लिए क्या पुट कर सकते हो आप, सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। अच्छा, अभी हम लोग को मालूम है पीवी क्या होता है, पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी क्या होता है, एनआरटी। तो पी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, एनआरटी अपॉन वी, तो ये इसमें लिख लो। तो आप सीवी क्या होगा, सीवी डी टी इक्वल्स टू माइनस एनआरटी बाय वी और ए डी वी। टी को इधर लेके चले आओ, माइनस एन वन ले लो, फॉर एन इक्वल्स टू वन, तो मेरे पास आर डी वी अपॉन वी बचेगा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करता हूं मैं, इसको क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेट करता हूं, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि सी वी तो एक कांस्टेंट रहता है, तो मेरे को क्या मिलेगा, सी वी। अच्छा, दो अलग अलग टेम्परेचर पे कर रहा हूं ना, तो टेम्परेचर मान लो T1 से लेके T2 तक, वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा ln T2 बाय T1, क्या मिलेगा, ln T2 बाय T1। ये का माइनस आर, ये क्या होगा, ln V2 बाय V1, माइनस से अंदर ले लो, तो CV ln T2 बाय T1 इक्वल्स टू आर, ऐसे रहेगा क्योंकि प्लस हो जाएगा ना अंदर जाएगा, तो ln V1 बाय V2।
इतना समझ गया? तो इतना हम लोग को मालूम चला। तो इतना हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पता करना है। तो हम लोग को मालूम है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और यू का इक्वेशन भी अभी हम लोग ने स्पेसिफिक हीट में डिराइव किया। तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा? फॉर स्मॉल चेंज तो हम लोग को डी यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होगा। पी डेल्टा वी को हम लोग ने क्या इसे लिख दिया, जब टी वी इक्वल टू एन आर टी हो गया तो पी के जगह पर एन आर टी बाई वी किया। फिर हम लोग ने टी को इधर लाया और वी को इधर रहने दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया हम लोग ने। तो इंटीग्रेट करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, आगे देखते हैं। नाउ आगे हम लोग कहाँ तक पहुँचे भाई? सी वी एल एन टी टू बाय टी वन इक्वल्स टू आर एल एन वी वन बाय वी टू। अच्छा, अभी हम लोग को मालूम, अभी हम लोग ने मालूम चला ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर एंड सी पी अपॉन सी वी इक्वल्स टू गैमा। यही हम लोग को मालूम चला ना। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं? एल एन टी टू बाय टी वन इक्वल्स टू सी वी अपॉन आर अपॉन सी वी एल एन वी वन अपॉन वी टू। इतना समझ गया ना? अभी हम लोग को मालूम है कि सी पी और सी वी आर होता है। तो अगर मैं सी पी की जगह पे अगर पुट करूँ तो क्या पुट करूँगा? सी पी की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं? सी पी इक्वल्स टू सी वी इंटू गैमा, यही पुट करूँगा ना मैंने। तो मैं पुट कर दे रहा हूँ, मैं यहीं पे आर जगह पे पुट करना है ना, तो पुट कर दे रहा हूँ मैं। तो एल एन टी टू बाय टी वन इक्वल्स टू आर के जगह पे क्या होगा अभी, क्योंकि सी पी है तो गैमा सी वी माइनस सी वी अपॉन सी वी एल एन वी वन अपॉन वी टू। नाउ एल एन टी टू बाय टी वन इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमन क्या है? सी वी बाहर निकाल लो, गैमा माइनस वन सी वी एल एन वी वन अपॉन वी टू। सी वी गेट कैंसल। अगर सी वी गेट कैंसल तो वी आर लेफ्ट विथ what we are left with? ln t2 by t1 equals to gamma minus 1 ln v1 by v2। अच्छा, log की प्रॉपर्टी क्या है? log a रेस टू x क्या होगा? x log a। तो x log a क्या हो जाएगा? log a रेस टू x। तो ये क्या होगा? बेस में है ना, तो इसके पावर में चले जाएगा। एल एन टी टू बाय टी वन इक्वल्स टू एल एन वी वन बाय वी टू रेस टू गैमा माइनस वन। अभी एल एन है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो वी आर लेफ्ट विथ टी टू बाय टी वन इक्वल्स टू वी वन बाय वी टू गैमा माइनस वन। So this is very important application. This is very important application and this is very important formula. समझ गए इतना? तो अगर ये बेस में है तो ये पावर में चलेगा, पावर में चलेगा, एंटी लॉग ले लो, ये खत्म हो जाएगा। समझ गया ना? आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे इतना समझ गया अच्छे से? समझ गया ना? तो ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का है। आगे देखिए, नाउ रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है भाई? हम लोग को मालूम है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय बॉयल्स लॉ। बाय बॉयल्स लॉ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 गामा लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को रेस टू गामा में था, वॉल्यूम रेस टू गामा में था।
P2 V2 रेस टू गैमा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 अपॉन P2 V2 अपॉन V1 गैमा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। और पहला क्या था भाई हमारा, V1 अपॉन V2 रेस टू। तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी। समझ गया इतना समझ गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या खत्म होता है, वर्क डन यहाँ पे खत्म होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बस, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट अभी पढ़े, चलो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जूल थॉमसन, क्योंकि वो पूरा नया कंसेप्ट है, वो पूरा नया कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगला मोस्ट प्रोबेबल कल ही अगला वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो इतना हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, पहले इस पे सम सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने रहने देते हैं, ये अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। तो वी आर मीटिंग इन नेक्स्ट लेक्चर फॉर कार जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, और एंथैल्पी पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप के एंथैल्पी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ टेक केयर।